हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का खुबरिया सर क्लासेस में। और आज हम आप सभी की डिमांड पे कक्षा 10वीं की गणित पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होना है। आइए देखते हैं कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। और इसमें हम जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं, जिसमें 1 अंक वाले क्वेश्चन नहीं है। इसमें 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर ये 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव जो 1 अंक वाले आने हैं विकल्प, वो भी आसानी से बन जाएंगे। चलिए देखते हैं हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग सभी खुबरिया सर क्लासेस में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं अध्याय 1। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये जो संख्याएं दी हुई हैं 140, 156, 3825 और 5005, इन संख्याओं को हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि हम कुल मिला के हमको उसको तोड़ना है। तो 140 के हम किस प्रकार गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी हमने निकालना सीखा है। तो ये 140 है, इसके हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल रहे हैं हम, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से भाग हम दे रहे हैं। 140 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 साते 14 और 0 का 0। फिर 2 का भाग देंगे 70 में तो 2 तिया 6, बचा 1, 1 में 0 हो गए 10, 2 पंचे 10। फिर 5 का भाग देंगे 35 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग जाए और 7 का जाएगा। तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या की देने की कोशिश करेंगे। 5 का भाग देंगे हम 35 में तो 7 बार जाएगा। फिर हम 7 का भाग देंगे 7 में 1 बार जाएगा। तो ये 140 की ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। ये न्यूनतम यानी 2 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। और 2, 5 और 7 ये सभी जो है अभाज्य गुणनखंड है। 2 से छोटी सिर्फ एक संख्या है, तो एक भी जो संख्या है 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। तो सबसे छोटी से छोटी हमको संख्या का भाग देना है इसमें, और छोटी से छोटी फिर बड़ी से बड़ी, हम धीरे धीरे छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी जाएंगे। तो 140 के गुणनखंड को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 140 को ही हमने तोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 की घात को हम 1 लिख सकते हैं और 7 की घात को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो आपको ये जो मैंने यहाँ वर्गमूल विधि से मैंने जो गुणनखंड निकाले हैं 140 से गुणनखंड विधि से, तो ये आपको रफ कार्य में करना है। ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपको सिर्फ उत्तर पुस्तिका में ये चीज़ें लिखनी है। आप वार्षिक बोर्ड कॉपी जो आपकी होती है उसमें से आप एक पेज ले लें और उसमें ये रफ कार्य करें। ये रफ कार्य अगर हम इस पेज में कर रहे हैं तो यहाँ से इस प्रकार से हम एक लाइन खींच सकते हैं और यहाँ ऊपर लिख सकते हैं रफ कार्य। लेकिन आप लोग रफ कार्य करेंगे तो सफाई से करेंगे अगर इसी पेज में कर रहे हैं जहाँ आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अगर आप इस पेज में कर रहे हैं तो इस प्रकार से सफाई से करेंगे। अन्यथा आप कोई भी एक पेज ले लें और उस पेज के ऊपर आप ये रफ कार्य लिख दें और वो पूरे पेज में आप पूरा रफ कार्य कर सकते हैं। लास्ट में एक तिरछी लाइन से इसको क्रॉस करना है। इस प्रकार से आप वार्षिक परीक्षा की कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका 156। अगला प्रश्न है आपका 156। तो 156 के हमने यहाँ गुणनखंड निकाले हैं। 2 का भाग देंगे 2 साते 14, बचा 1 और 16 हो गए तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे हम 7 में तो 2 तिया 6, बचा 1 18 हो गया, 2 9 18। फिर हम देंगे 3 का भाग देंगे 39 में, 3 का भाग देंगे 3 1 3 और 3 तिया 9। फिर 13 बचा तो 13 के बाद 13 ऐसी संख्या 13 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 13 का जाएगा। तो अब हम जो है 156 के गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 13 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 और 13 को लिख सकते हैं 13 की घात 1 लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3825। इसके भी हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने का यही है कि सबसे पहले हमको छोटी से छोटी संख्या देखना है कि जिसका भाग इस संख्या में चले जाए। तो हम 3 का भाग दे रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 2 और 2 22 हो गए। तो 3 से 7 है 21, बचा 1, हो गए 15, 3 5 है 15। फिर हम 3 का भाग दे रहे हैं। 3 चौ 12 हो गया। 3 का भाग 3 दूनी 6, बचा 1 में 15 5, 1 में 5 15, 3 5 है 15। फिर 3 का भाग देंगे 12 में, तो ये हो गया। 5 का भाग दे दीजिए आप 5 का भाग दीजिए 40 में, तो 5 8 40, 2 बचा, 2 पे 5 25, 5 25 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे फिर हम 85 में, 5 1 कम 5, बचा आपका 3, 35 हो गया, 5 7 35। अब यहाँ आया 17, तो 17 में सिर्फ 17 ही का भाग जाएगा। तो हम 3825 के गुणनखंड लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 2 बार गुणा हुआ है 3 का, तो हम उसको न्यूनतम सरल रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। 5 भी यहाँ 2 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2। ऐसे ये 17 भी जो है 2 बार है, तो हम एक बार लिख देंगे उसको 17 की घात 1। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आप देखिए, अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि 5005 का दिया हुआ है। तो 5005 का हम इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 लिखा हुआ है, ठीक है। भाग भी हमने दिए, 5 का भाग एक बार दिए, 0 0, 5 का भाग एक बार, 7 का भाग दिए। अब 7 का जाएगा इसमें, तो 7 1 कम 7, 3 बचा, 3 पे 0 हो गया 30, 7 चौ 28, 2 बचा, 2 पे 1 हो गया 21, 13 7 7 तिया 21। फिर 11 का दे देंगे दोस्तों, 11 1 कम 11, 3 बचा, 3 में 3 33, 11 तिया 33। फिर 13 का दे देंगे। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5 की घात 1 लिख देंगे, 7 की घात 1 लिख देंगे, 11 की घात 1 लिख देंगे और 13 की घात 1 लिख देंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो गुणनखंड मैंने यहाँ निकाला हुआ है ये आपको रफकार में करना है, ऐसे यहाँ सामने नहीं करना है। अगर यहाँ कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से लाइन खींचे और यहाँ लिखें आप रफ कार्य। लेकिन आप यहाँ बोर्ड की कॉपी में अगर सामने रफकार करते हैं तो ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो एकदम साफ सुथरी कॉपी चेक करने में उनको आसानी होती है और नंबर भी हमको ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, तो ये आप इसके लिए मैं पहले भी बताया हूँ कि इसके लिए आप एक पेज पूरा ले लें बोर्ड की कॉपी का और उसमें आप ऊपर रफकार लिखें और जितने भी क्वेश्चन का रफकार आपको करना आप उस पर करें और एक लाइन तिरछी लाइन से उसको अंतिम में काट दिए। चलिए आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आप देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM। HCF बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो इन जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने अभी ऊपर निकाला हुआ है, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है इन जो संख्याओं का हमको क्या निकालना है, LCF, HCF और LCM, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये है कि अभाज्य गुणन विधि से हमको HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे, ये गुणनखंड विधि से 2 का भाग 6 बार देंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार देंगे, 3 1 कम 3। ऐसे ही हम 15 का निकालेंगे, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। ऐसे ही हम 21 का भी निकालेंगे। तो अब जब भी HCF और LCM की बात करें तो हम लास्ट तक आपको गुणनखंड निकालने हैं। अगर एक भी उसमें गुणनखंड आ रहा तो आपको लेना है। कई बार ऐसी अभाज्य संख्याएं आती हैं जिनका केवल गुणनखंड एक ही होता है।
महत्तम समापवर्तक एक ही होता है, इसलिए जो है हमको लास्ट तक इसका निकालना है। 21 का निकाल रहे हैं हम तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 7 1 का 7। तो ये आपको यहाँ नहीं करना है, ये है आपका रफ कार्य। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया, आपको बोर्ड की कॉपी में सिर्फ ये वाला हल करना है। तो 12 15, तो 12 के गुणनखंड इस प्रकार से है 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के हमने जो गुणनखंड निकाले हैं ये 3 गुणा 5। फिर 21 के भी हमने निकाले यहाँ पे 3 गुणा 7। अब देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन है। मैंने इसको रेड पेन से भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये तीनों में देखिए जो सब में है वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे भी 3 कॉमन और यहाँ पे भी 3 कॉमन, तो सब में महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 3। 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती है। तो ये 3 जो है ये तीनों को विभाजित करेगी। चलिए आइए देखते हैं। अब महत्तम समापवर्तक हमको निकाल लिया हमने, अब लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक का एक नियम है कि जो सब में कॉमन है उसको तो लेना है, जो नहीं कॉमन है उसको भी आप लेना है। या फिर आपने देखा होगा कि लघुत्तम समापवर्तक हम तीनों का इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे ये 12 15 और 21 का हमने निकाला है। 3 का भाग देंगे, 3 4 12, फिर उसके बाद 15 में देंगे, 3 5 15 और 3 7 21। अब 4 5 और 7 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे सिवाय 1 के। तो 1 का हम भाग देंगे तो एक ही बार सब जाना है। तो अब हम देखेंगे कि जो सब में कॉमन है, अब यहाँ देखिए ये 3 आया तो ये 3 लिखा है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, उसके बाद हम ये 5 लिख देंगे और ये 7 लिख देंगे। या दूसरे तरीके से हम चलें तो आप देखिए सबसे पहले 2 कहीं है यहाँ पे नहीं है तो उसको लेना है, फिर 2 दूसरा है, फिर इसमें यहाँ कहीं है नहीं है, फिर 3 देखेंगे 3 सब में है तो एक ही बार लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कोई छूटा तो नहीं, फिर 7 छूटा है तो फिर हम किसको ले लेंगे 7 को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या लघुत्तम समापवर्तक। देखो 2 सब में है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो लिख लेंगे 2। फिर देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तब भी वो 2 लिखेंगे। फिर 3 देखेंगे इसमें है, इसमें है, इसमें है तो भी 3 लिखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे 5 खाली बच रहा है तो 5 भी लिख देंगे और जो 7 है वो 7 भी लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक में जो सब में कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना है। लेकिन महत्तम समापवर्तक में आप क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन है, ये 3 ये 3 ये 3 तीनों जगह में है तो वही संख्या हमको लेना है। और एक ऐसी संख्या है जो सबका महत्तम समापवर्तक होती है, क्योंकि एक जो है हर संख्या में 1 का भाग जाता है और वो हर संख्या में कॉमन आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 23 और 29। 17 23 29 इसका HCF LCM निकालना है। तो 17 के गुणनखंड हम देखेंगे, 17 में सिर्फ 1 का भाग जाता है और 17 का ये निकाला हूं मैंने। तो ये आप लोगों को यहाँ सामने नहीं करना है, ये आपका है रफ कार्य। इसको आप जो है एक पेज ले लें, उसमें ही करना है। बोर्ड कॉपी का एक पीछे का पेज ले सकते हैं, उसमें रफ्कार लिखे आप ऊपर हेडिंग कर में, और ये आप सारे काम वहाँ कर सकते हैं। तो 17 के गुणनखंड इस प्रकार से हैं, 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड, 23 में भी किस अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 का और स्वयं 23 का भाग जाएगा। 29 भी अभाज्य संख्या जिसमें 1 और सिर्फ 29 का भाग जाएगा। तो अब देखिए इनमें जो सब में कॉमन है, 1 यहाँ है, 1 इसमें है, 1 इसमें, तो महत्तम समापवर्तक HCF हाई कॉमन फैक्टर, तो ये सब में जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 17 23 और 29। 17 और 23 हम 29 देखते हैं। अब हम LCM निकाल रहे हैं, तो देखिए जो सब में कॉमन है उसको तो हमको लेना ही है। उसके बाद में देखिए 17, देखिए अब 17 यहाँ नहीं है तो लेना है, 23 इधर कहीं नहीं है तो भी लेना है, 29 भी लेना है। तो ये इस प्रकार से आप इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम। 8 9 और 25 का हमको निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 8 के गुणनखंड लेंगे, जो इस प्रकार से हम निकाले हैं, 2 4 8 2 2 4। ठीक है, तो ये 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 9 का निकाल रहे हैं, 3 3 9 3 3 9, तो 3 गुणा 3 गुणा 1।
इसके बाद हम 25 के गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 25 में आप देखिए 5 हम 25, 5 हम 25, 5 एकम 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 1। अब देखिए एक सब में कॉमन है, एक क्या है सब में कॉमन है, और दूसरी संख्या ऐसी है ही नहीं जो सब में कॉमन, तो जो सब में कॉमन है वो आपका HCF हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए कि अब शुरू से शुरू करते हैं। 2 यहाँ है दिख नहीं है तो लेना है, 2 ले लिए हमने। ये 2 देखते हैं इधर कहीं नहीं है तो लेना है, ये वाला 2, ये वाला 2 ले लिए, LCM निकाल रहे हैं हम। इसके बाद देखिए ये 3 कहीं है नहीं है तो 3 लेना, ये वाला 3 भी आपको लेना है। ये 5 कहीं है नहीं है तो ये भी लेना, ये वाला 5 भी आपको लेना है। उसके बाद में ये सभी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे तो हमारा 1800 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप 6, 72 और 120 का, तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, 72 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये मैंने यहाँ निकाल के भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं। 2 का 2 तिया 6, 2 का हम देंगे तो 36 दूनी 72, फिर 2 का देंगे 18 दूनी 36, फिर 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार से 72 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये हमने लिखा हुआ है। फिर 120 के भी निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 120 में तो 2 छिक्के 12, 0 का 0, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 0 का 0, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 3 5 15। ये आपका रफकार है, ये आपका रफकार है। ये अगर यहाँ कॉपी में करेंगे तो पहले ये लाइन खींचेंगे और ये बहुत साइड में करेंगे थोड़ी सी जगह में, लेकिन आपसे मेरा मेरी अपील है कि आप ये रफ्कार एक पेज में ही करें। इस प्रकार यहाँ सामने करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। अब 6 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके क्या, 6 के गुणनखंड हो गए आपके 2 और 3 हो गए। ऐसे 72 के हम देख रहे हैं, 72 के कितने हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 120 के भी आप देख रहे हो, 120 के जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना हमको, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने का एक ही नियम है, HCF निकालने का एक ही नियम है कि जो सब में कॉमन है उसको सबसे पहले लेना है। तो यहाँ देखिए 2 सब में कॉमन, 2 देख रहे हो यहाँ, 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हमने ले लिए 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने ये 3 ले लिए। तो ये 2 गुणा 3 कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम लेंगे LCM। LCM कैसे लेंगे हम, LCM में हमने बताया था कि सबसे पहले देखिए ये 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 लिख लो आप। दूसरा वाला देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो हमने 3 ले लिया। उसके बाद देखिए छोटी से छोटी संख्या से अपन लेना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये दोनों हमने ले चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 यहाँ है, इधर भी है, तो ये भी है, तो हम एक और 2 ले लेंगे। फिर ये 2 देखिए, ये 2 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है, तो वो भी हमने ले लिए, ये वाला 2, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए कुछ बच रहा है क्या, ये 3 बच रहा है, तो ये 3 देखिए कहीं नहीं है तो भी हमको उसको लेना है। इसके बाद देखिए ये 5 बच रहा है, तो ये 5 को भी आप ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, LCM। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप 6, 72 और 120 का इस प्रकार से गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड आप निकाल लेंगे। छोटी से छोटी संख्या से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12। इस प्रकार से भी आप निकाल के उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका LCM निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्म का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। तो आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF गुणा LCM, ये एक सूत्र होता है, आपको ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र की ही आपको इस पूरे सवाल में ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अब क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF LCM ज्ञात करो तथा जांच भी करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है, इसकी आपको क्या करना है, जांच भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54 और 6 और 20 हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। 26 और 91 में आप देखेंगे कि 26 और 91 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है और गुणनफल भी निकालना है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से महत्तम यानी HCF गुणा LCM होता है, जैसे कि हमने अभी पूर्व में आपको बताया है। तो पहला क्वेश्चन, तो देखिए 26 और 91 पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, हल कर रहे हैं उसको। तो 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ निकाला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ नहीं करना है और ये आपको रफ कार है ये आपका, ठीक है, ये यहाँ नहीं करना, आपको समझने के लिए मैंने वहीं सामने करके बताया हुआ है। तो 26 और 91, 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड के होंगे 7 गुणा 13। अब यहाँ देखिए हमको लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम क्या है, जो दोनों में महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप देखिए दोनों में जो कॉमन है वो आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ये 13 है। उसके बाद LCM में आप देख रहे हैं, LCM में सबसे पहले आप देखेंगे 2 यहाँ है, इन सब में नहीं है 2, तो 2 तो ले लेना है। 13 देख रहे हैं, इसमें भी है, तो हम 13 ले लेंगे। अब 7 देखिए, 7 कहीं नहीं है तो भी लेना है। यानी लघुत्तम समापवर्तक में आप एक चीज़ें ध्यान रखिए, जो दोनों में है उसको तो लेना ही है, लेकिन जो नहीं है उसको भी लेना है। लेकिन महत्तम में क्या होता है, महत्तम में या HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। चलिए आगे चलते हैं हम अगला। अब ये जो हमने ये क्वेश्चन हल किया हुआ है, तो हमने HCF निकाल लिया और LCM। अब इसकी उत्तर की हमको जांच करना है। उत्तर की जांच कैसे करना है, हमने अभी आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल वो महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास में HCF और LCM इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। देखिए HCF कितना आया यहाँ पे, HCF ये 13 आया है, तो हमने ये 13 लिखे, गुणा LCM कितना आया हमारे पास में, LCM आया 2 गुणा 7 गुणा 13 करें तो 182 आया। तो 182 को हम यहाँ लिखेंगे और दोनों का गुणा करेंगे, 13 गुणा 182 तो आ रहा आपका 2366। अब हमारी दो संख्याएं जो हमने लिए थे वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो इन दोनों का गुणनफल भी इतना ही आना चाहिए जितना आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ये जो हमारा HCF और LCM महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो दोनों का गुणनफल है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, दो संख्याएं 26 और 91 का गुणनफल। अब हम उत्तर की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उत्तर की जांच यहाँ लिख भी सकते हैं हम, उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच हम लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल भी उन HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हमने यहाँ देखिए एक संख्या 91, एक है 26 और एक है 91, दोनों का गुणनफल करा तो ये 2366 इसका भी आ रहा है और 2366 इसका भी आ रहा आता है। हमारा जो आंसर है वो सही है। उत्तर की जांच से हमने इस पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करके कर लिया और दोनों आंसर हमें एक जैसे आ रहे हैं, उत्तर हमारा सही है। चलिए अगला चलते हैं, अगले चैप्टर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 510 और 92 है। तो 510 के गुणनखंड हम यहाँ से देख रहे हैं, आप मैंने ये निकाला हुआ है और ये आपका रफ्कार है। ये आपको यहाँ सामने कॉपी में नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो 510 का हम निकाल रहे हैं। तो 2 दूनी 4 बचा 1 पे 11, तो 2 पंचे 10, फिर 1 पे 0 होगा 15, तो 2 पंचे 10, फिर 3 से देंगे, 3 8 24 बचा 1 हो गया 15, 3 5 6 15, फिर 5 का हम भाग देंगे, 5 1 का 5 बचा 3 पे 5 35, 5 7 35। छात्रों अगर आपको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप जो है अपने सेटिंग पे जाके आप प्लेबैक स्पीड जो है वो आप स्लो कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे हम देखिए 510 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर 17 में किसी का भाग ही नहीं जाएगा 17 में, तो 17 हमने सीधा यहाँ गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने लिख दिए हैं। फिर ऐसे ही हमने 92 के निकाले यहाँ पे, तो
92 के गुणनखंड 2 से पहले हम देंगे, 92 में 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 चौ 8 बचा, 1 पे 2 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 92 के गुणनखंड हमको मिले 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमको सबसे पहले HCF निकालना है, तो हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है, 2 इसमें है इसमें भी है, तो 2 हमारा HCF हो गया ना, महत्तम समावर्तक हो गया। फिर इसके बाद LCM के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सब में कॉमन है उसको तो लेना है, जो नहीं है उसको भी लेना है। तो सबसे पहले देखिए 2 इसमें कॉमन और 2 इसमें कॉमन, तो हमने ये 2 ले लिया। इसके बाद में देखिए आप ये 2 देखते, छोटी से छोटी संख्या से हम शुरू कर रहे हैं। फिर ये वाला 2 देखिए, 2 यहाँ है, इधर कहीं नहीं है, तो हमने ये ले लिए। उसके बाद देखिए छोटी संख्या 3 है, 3 यहाँ है, इधर कहीं नहीं है, तो हमने 3 भी ले लिया। फिर 5 देख रहे हैं, 5 यहाँ लेना है, इधर कहीं नहीं है, तो भी हमको 5 लेना है। फिर उससे छोटी संख्या देखिए 17 है, 17 यहाँ कहीं नहीं है, तो भी हमको 17 लेना है। जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो नहीं है उसको भी लेना है। यही लघुत्तम LCM है आपका। फिर आप देखिए 23 सब में इधर कहीं नहीं है, तो 23 को भी हमको लेना है, और इन सब का हम गुणा कर देंगे आपस में, तो आपका जाएगा 23,460। ये आपका क्या कहलाएगा, LCM। ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि HCF गुणा LCM, दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा। ये HCF निकला और ये LCM, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 गुणा 23,460, तो ये जाएगा आपका 46,960। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो उसको हम सही करने के लिए 2 संख्याएं 510 और 92 हमने लिए थे, ये 510 और 92 है, तो इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 510 और 92 का गुणा में आ जाएगा 46,960। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 336 और 54। तो ये गुणनखंड यहाँ निकाल के बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि 2 का हमने भाग दिए 336 में, तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 पे 3 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 1 पे 6 16 होगा, 2 8 16। फिर हम 2 का भाग देंगे 168 में, तो 2 8 16, 2 चौ 8। फिर 2 का भाग देंगे 84 में, 2 चौ 8 और 2 दूनी 4। उसके बाद में 42 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 का भाग देंगे, 13 7 21। इस प्रकार से 336 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएंगे। ऐसे हम निकालेंगे 54 का। तो 54 का हमने निकाला यहाँ, 54 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 बचा, 1 पे 4 14, 2 7 14। फिर 3 का भाग दीजिए 27 में, 3 9 27। फिर 3 का भाग देंगे हम 9 में, 3 तिया 9। आप लोगों को अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो कृपया आप स्लो करके उसको देखें। चलिए देखते हैं। 54 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें महत्तम समावर्तक HCF निकालना है। तो सब में जो कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमने 2 ले लिया। फिर 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3। तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बोलते हैं उसको। तो 2 3 6 ही हो गया आपका HCF। LCM निकालने के लिए हमने बताया कि LCM निकालने का तरीका ये है, या तो आप 336 और 54 का एक साथ गुणनखंड विधि से निकाल लें, तो ये LCM हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या जो आपका HCF निकला हुआ है उससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले बताया, देखिए 2 इसमें है, तो 2 आप ले लें। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला 2 यहाँ नहीं है तो लेना है, ये वाला 2 नहीं है तो लेना है, ये वाला 2 भी आप ले लीजिए। इसके बाद बचा क्या, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार ले लो 3। फिर इसके बाद छोटी छोटी संख्या देखना है, 3 इधर कहीं नहीं है तो ले लो 3, ये वाला 3 भी बच गया, इसको भी ले लो, और ये 7 बच गया। देखो हमने पूरी संख्या यहाँ से ले ली है लगभग। तो इसको मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका जाएगा 3024। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने जो महत्तम समावर्तक निकाला है HCF और LCM, इन दोनों का क्या कर देंगे, HCF आपका 6 निकला है और LCM कितना निकला, 3024 निकला हुआ है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 18,144 आएगा। अब उत्तर की जांच करना हमको। दो संख्या है 336 और 54, इसका गुणनफल कितना होगा, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, वो भी 18,144 आएगा, और ये भी 18,144। अतः हम जो है हमारा उत्तर सही है। ऐसे आपको दिया 6 और 20 का
पिछले सत्र में भी ये वाला क्वेश्चन, पिछली परीक्षा में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो 6 और 20 दिया हुआ है, तो 6 के गुणनफल 2 गुणा 3 हो जाएगा और 20 के गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। ये आपको यहाँ निकाल के भी बताया गया है। ये रफ्कार है दोस्तों, इसको यहाँ पे नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। HCF देख रहे हैं, HCF जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 है, तो एक बार हमरा 2 हमरा आ गया, तो ये हमरा हो गया लघुत्तम, सॉरी HCF हो गया महत्तम समापवर्तक। इसके बाद LCM निकालना है, तो देखिए 2 इसमें है तो 2 ले लिए, फिर छोटी दूसरी संख्या ये 2 इधर नहीं है तो लेना है, फिर ये 3 बच गया, इसको भी ले लो, ये 5 बच गया, इसको भी ले लो। इस प्रकार ये LCM जो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा बराबर से 60 हो जाएगा। अब इसका HCF देखें, HCF कितना है 2 और LCM कितना है 60, दोनों का HCF गुणा LCM हम दोनों गुणा कर देंगे, 120 आएगा। आप उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करने में हम क्या करेंगे, 2 संख्या 6 और 20 का गुणनफल देख लेंगे, 6 गुणा 20 120 आ गया, यानी ये भी 120 ये भी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, देखिए HCF 306, 2 संख्या है 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो आपको LCM ज्ञात करना है, किसका, 306 और 657 का। तो हमने सूत्र पढ़ा है 2 संख्याओं का गुणनफल, LCM गुणा HCF होता है, पहले भी आपको बताया। तो 2 संख्या कौन कौन सी हो गई, 306 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 657। LCM 306 और 657 का LCM हमको निकालना है, लेकिन गुणा HCF हमको कितना दिया है, HCF हमको 9 दिया हुआ है, HCF कितना 9 दिया हुआ है, LCM निकालना है हमको। तो अब 306 और 657, अब देखिए यहाँ पे LCM गुणा 9 का हम क्या कर देंगे, यहाँ से 9 को हम यहाँ गुणे में है तो इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो वो काय में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो ये 306 गुणा 667 और ये 9 का हम यहाँ 9 यहाँ गुणे में है, हम दूसरे पक्ष में इसका ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये जाएगा भाग में। तो 306 गुणा 657 बटे 9, अब ये इधर बचा LCM और यही हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, 9 से इसको काट दो आप, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचा 3 पे 6 36 और 9 चौक 36, तो आपका ये जाएगा कितना, 34 गुणा 657 बराबर से LCM। तो LCM अब इधर लिख दें आप, और 34 का 657 हमने गुणा करा, तो आपका आया कितना, 22,338। अब यही हमारा क्या है, यही हमको निकालना आता है, अभिष्ट LCM जो है आपका कितना हो जाएगा, 22,937। चलिए आगे चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो तो सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए हम करनी 5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यह हम मान लेते हैं कि जो करनी 5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना है, हम मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम A और B 2 सह अभाज्य संख्याएं लेते हैं। A भी एक 2 संख्याएं हैं जो कैसी हैं, सह अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, हम वो ले रहे हैं। तो करनी 5 बराबर से A बटे B हम लेते हैं, करनी 5 बराबर से A बटे B, जहाँ जो हर है यानी B वो बराबर 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं ये B का गुणा करनी 5 से आप सीधे कर दें तो होगा B करनी 5 बराबर से A। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों के वर्ग करने से दोनों पक्षों का वर्ग कर दी तो B करनी 5 पूरे की घात 2 बराबर से A की घात 2। अब देखिए यहाँ वर्ग करेंगे तो B की घात 2 हो जाएगी यहाँ पे, और करनी 5 का हम वर्ग कर रहे हैं, करनी 5 का वर्ग कर रहे हैं तो करनी 5 का वर्ग 5 होता है, बराबर से A की पावर 2 हो जाएगी, A की घात 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद आप देखिए हम इसको 5B स्क्वायर बराबर से A स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि A की घात 2 5 से विभाज्य है, A की घात जो ये 2 जो है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अर्थात A 5 से विभाज्य है,
ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी 5 से भी a की घात 2 अगर 5 से विभाजित है तो जो a होगा वो भी 5 से विभाजित आसानी से हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर से 5c हम ले रहे हैं कि a बराबर से हमरा एक संख्या हमने मान ली कितना 5c, जहां c एक पूर्णांक है। अब हम ये जो a बराबर हमने 5c माना है इसको समीकरण 1 मान लो और वो समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो ये 5b स्क्वायर बराबर से a स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, 1 हमने माना था। इसमें हम रख रहे हैं a का मान, a बराबर देखो 5b का 5b की घात 2 का 5b की घात 2 जैसे का वैसा बराबर अब a की घात 2, a का मान हमने कितना माने 5c, तो इसकी घात a की जगह हम 5 रख दो तो 5c की घात 2 हो जाएगी। तो 5b की घात 2 बराबर से 5 का वर्ग जो होगा 25 होगा और c का वर्ग c हो जाएगा। अब ये 5 से हम क्या है, ये 5 से हम 25 काट देंगे 5 बार, तो b स्क्वायर बराबर से जाएगा 5c स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो b की घात 2 है 5 से विभाज्य है, b की घात 2 भी किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है। एक बार हमने क्या लिया था कि a की घात 2 5 से विभाज्य है, ऐसे हम ले रहे हैं कि b की घात 2 किससे 5 से विभाज्य है। हमने देखा था कि a की घात 2 5 से विभाज्य थी अर्थात a 5 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि b की घात 2 5 से विभाज्य है अर्थात b भी 5 से विभाज्य है, इसलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 तो होगा ही, जिसका भाग दोनों में जाएगा। लेकिन यह इससे विरोधाभास है कि a b दोनों कैसी है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। a और b कैसी हैं, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अतः विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कर्णफला के कारण हुआ है। हमने जो माना हुआ था कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने माना हुआ था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित होता है, यह त्रुटिपूर्ण कल्पना है, हमने गलत माना हुआ है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से आप कर्णी 2 कर्णी 3 का आप हल कर सकते हैं, जहां कर्णी 5 है वहां कर्णी 3 आप लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद खुबरिया सर क्लासेस में बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि बेल का आइकॉन दबाने से आपको जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे आपके पास में नोटिफिकेशन चले जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप इस क्लास को समझिए, पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।